वेलकम बैक टू लॉ विस्टा। इन दिस वीडियो वी आर डूइंग चैप्टर 3 विच इज़ द रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पे सिर्फ एक ही सेक्शन हमें पढ़ना है विच इज़ सेक्शन 26 विच टॉक्स अबाउट द इंस्ट्रूमेंट व्हेन द इंस्ट्रूमेंट में बी रेक्टिफाइड। कब कब इंस्ट्रूमेंट का रेक्टिफिकेशन हो सकता है। तो इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं और रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, पहले इन दोनों का हम मीनिंग समझते हैं। तो रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है करेक्शन करना, मॉडिफिकेशन करना। ओके, तो रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है करेक्शन करना, चेंजेस करना। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ये इंटरचेंजेबली लोग यूज़ करते हैं, बट दोनों ही अलग अलग टर्म्स है और दोनों का मतलब भी अलग अलग है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट वो अग्रीमेंट होता है जो पार्टीज़ ने अग्री किया है और वो कोर्ट के थ्रू एनफोर्सिएबल है। वहीं इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहां पर पार्टीज़ के राइट्स और लाइबिलिटीज़ बताई जाती हैं, राइट्स और ऑब्लिगेशंस बताए जाते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स है उन टर्म्स को कैरी करता है, उन टर्म्स को इंस्ट्रूमेंट में लिखा जाता है। तो इसे एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझेंगे कि अगर दो पार्टीज़ ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, दो पार्टीज़ ने अग्रीमेंट किया है कि वो सेल करेंगे, यानी एक पार्टी सेल करेगी, दूसरी पार्टी बाय करेगी। तो ये जो अग्रीमेंट है, ये अग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जब दोनों पार्टीज एग्री करती हैं। जब एक सेल डीड बनाई जाती है और उस सेल डीड में उस कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड बातें लिखी जाती है कि ऐसा ऐसा दोनों पार्टीज करेंगी, तो ये जो सेल डीड है वो हमारी इंस्ट्रूमेंट हो जाती है। तो आई होप इंस्ट्रूमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। तो इंस्ट्रूमेंट का रेक्टिफिकेशन कब कब हो सकता है, यानी इंस्ट्रूमेंट का चेंजेस कब हो सकता है, अगर उसमें कोई गलतियां हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं, तो उनका रेक्टिफिकेशन, उनमें करेक्शन कैसे हो सकता है। सबसे पहला सबसेक्शन, व्हेन थ्रू फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक। अगर फ्रॉड हुआ है या फिर म्यूचुअल मिस्टेक्स है पार्टीज की, अ कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग डज नॉट एक्सप्रेस देयर रियल इंटेंशन। तो अगर पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया, पार्टीज ने इंस्ट्रूमेंट बनाया, बट उसके बाद में क्या हो जाता है, कोई फ्रॉड हो जाता है या फिर म्यूचुअल मिस्टेक, दोनों पार्टीज की तरफ से कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट या जो इंस्ट्रूमेंट है राइटिंग में वो रियल इंटेंशन को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, यानी जो दोनों पार्टीज ने सेल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब वहाँ पर जो इंटेंशन है वो सेल का दिख ही नहीं रहा है क्योंकि फ्रॉड हो गया या फिर म्यूचुअल मिस्टेक हो गई है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये नीचे हमें सिचुएशन बताई गई है ए, बी और सी। बट ये इंस्ट्रूमेंट का रेक्टिफिकेशन या फिर चेंजेस जो हम कर रहे हैं वो किस पे अप्लाई नहीं हो रहा है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी टू विच द कंपनीज एक्ट 1956 अप्लाइज। तो जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होती है, कंपनी जब बनती है तो हमने देखा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा, उनके लिए अलग से कंपनीज एक्ट में प्रोविजन दे रखा है, कंपनीज एक्ट 1956 में। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट या इंस्ट्रूमेंट अपना रियल इंटेंशन जाहिर नहीं कर रहा है, क्योंकि फ्रॉड या म्यूचुअल मिस्टेक हो गई है, तो फिर क्या हो सकता है, ईदर पार्टी और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट में इंस्टीट्यूट अ सूट टू हैव द इंस्ट्रूमेंट रेक्टिफाइड। दोनों पार्टीज में से ही कोई भी पार्टीज या उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफिकेशन करना है ऐसा कोर्ट से रिलीफ मांग सकते हैं। या फिर कोई दूसरा सूट, समझ लेते कि वो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कोई राइट है, उस राइट का सूट ऑलरेडी पेंडिंग है, तो उसी सूट में प्लेंटिफ या डिफेंडेंट कोर्ट से कह सकते हैं कि ये जो मैटर ऑलरेडी चल रहा है, तो वो जिस इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड है उस इंस्ट्रूमेंट में कुछ गलतियां हैं और उन गलतियों को सुधारना है, उनका रेक्टिफिकेशन करना है। तो प्लेंटिफ या फिर डिफेंडेंट कोर्ट से ये रिलीफ ले सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का या इंस्ट्रूमेंट का रेक्टिफिकेशन किया जाए। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, इफ इन एनी सूट इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट इज सॉट टू बी रेक्टिफाइड अंडर सबसेक्शन 1, जब कोई ऐसा सूट है जहां पर कोर्ट के सामने रेक्टिफिकेशन की बात की जा रही है और कोर्ट को लगता है कि इंस्ट्रूमेंट फ्रॉड या मिस्टेक की वजह से अपना रियल इंटेंशन जाहिर नहीं कर रहा है, तो कोर्ट क्या करेगी, अपने डिस्क्रिशन पे डायरेक्ट करेगी रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का, सो एज टू एक्सप्रेस द रियल इंटेंशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने नोटिस की होगी, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रिशन, यानी 26 में कोर्ट के ऊपर मैंडेटरी नहीं है कि जब जब पार्टीज रेक्टिफिकेशन के लिए आएंगी तो कोर्ट रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर पास करेगी। कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, कोर्ट पहले ऑब्जर्वेशन करेगी कि पार्टीज का रियल इंटेंशन जाहिर नहीं हो रहा है, फ्रॉड हुआ है, मिस्टेक हुआ है, तो कोर्ट अपने डिस्क्रिशन से ऑर्डर करेगी रेक्टिफिकेशन का। किस लिए, टू एक्सप्रेस दैट इंटेंशन।
सो फार एज दिस कैन बी डन विदाउट प्रेजुडाइज टू द राइट्स अक्वायर्ड बाय थर्ड पार्टी। तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या हो जाएगा कि अगर किसी थर्ड पार्टी ने उस कॉन्ट्रैक्ट के, उस इंस्ट्रूमेंट के अंडर कोई राइट अक्वायर्ड कर लिया है गुड फेथ में, तो फिर रेक्टिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि रेक्टिफिकेशन हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा, तो उस पार्टी के राइट को प्रेजुडाइज होगा, उस पार्टी के राइट को हार्म पहुंचेगा। तो ये सबसेक्शन 2 हो गया। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग मे फर्स्ट बी रेक्टिफाइड एंड देन इफ द पार्टी क्लेमिंग रेक्टिफिकेशन हैज सो प्रेड इन हिज प्लीडिंग कोर्ट थिंग्स फिट मे बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। सबसेक्शन 3 क्या बता रहा है कि अगर सूट में पार्टीज ने स्पेसिफिक रिलीफ भी मांगा है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी मांगा है, साथ ही साथ रेक्टिफिकेशन भी मांगा हुआ है, तो कोर्ट पहले उसका रेक्टिफिकेशन करेगी। जब रेक्टिफाइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, उसका रियल इंटेंशन दिखने लगेगा कि पार्टीज ने किस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अग्री किया था, किस चीज़ के लिए पार्टीज दोनों राजी हुई थी, तो उसके बाद में जब एक बार रेक्टिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद में उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट देगी। वही लिखा हुआ है, फर्स्ट बी रेक्टिफाइड देन उसका जो होगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगा। सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है? नो रिलीफ फॉर द रेक्टिफिकेशन शैल बी ग्रांटेड अंडर दिस सेक्शन अनलेस इट हैज़ बीन स्पेसिफिकली क्लेम। जो अब तक हम पढ़ते आए हैं कि पार्टीज़ को अगर कोई भी रिलीफ चाहिए तो पार्टीज़ को उसे स्पेसिफिकली क्लेम भी करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड क्लॉज उनको प्लेंट में डालना पड़ेगा कि हमें ये पर्टिकुलर रिलीफ चाहिए। बट अगर वो क्लेम करने से फेल हो जाते हैं तो उनको कोर्ट चांस देगी एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग allow him to amend the pleading on such terms as may be just for including such claim। तो कोर्ट उन्हें मौका देगी कि कोर्ट ने अलाउ किया है, पार्टीज अपने प्लेंट में चेंजेस कर सकते हैं, उनमें अमेंडमेंट करके जो रिलीफ वो कोर्ट से चाहते हैं उन्हें वो उस प्लेंट में ऐड कर सकते हैं। सो दिस वॉज सेक्शन 26 विच टॉक्स अबाउट द रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो आई होप सेक्शन 26 क्लियर होगा। ईजी था, इतना इसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ नहीं, बस हमें ये याद रखना है कि कहाँ पर एक्सेप्शन की बात की जा रही है, कौन कौन सी सिचुएशंस पे सूट फाइल किया जा सकता है, और उसका ग्राउंड क्या होगा। जब एक कॉन्ट्रैक्ट की रेक्टिफिकेशन की बात की जाती है तो वो क्यों होती है? क्योंकि उसका रियल इंटेंशन जो है कॉन्ट्रैक्ट या इंस्ट्रूमेंट वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। तो सेक्शन 26 क्लियर है। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम एक एक सेक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छे से कवर कर रहे हैं पूरा स्पेसिफिक रिलीफ। और आगे हम और भी एक्ट्स के बहुत सारे जितने भी स्टैट्यूट्स हमारे पास, उन सारे ही स्टैट्यूट्स को स्टडी करने वाले हैं। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल लॉ विस्टा, और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूंगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।